Hello. Yeah, this is our next topic, legal infrastructural preparedness. Uh, this is in continuation with the last topic that we have studied, human infrastructural preparedness. तो हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमको एज अ प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। और ये कुछ पांच तरह की हमने पढ़ी थी, जिनमें से दो हमारे सिलेबस में है, विच इज़ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस एंड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस। जिसमें से ह्यूमन हम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब क्या था, जब आप किसी भी ई गवर्नेंस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको कब कब और किन किन स्टेजेस पे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सॉरी, हमने वहाँ पे समझा था कि इन ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है और इन ह्यूमन रिसोर्सेज के वजह से हम किन किन स्टेजेस को पे किस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसके पूरे प्रोसीजर्स, रिक्रूटमेंट, अथॉरिटीज़ एंड सारे सब्जेक्ट्स ह्यूमन रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश की थी। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू लीगल इश्यूज, राइट। तो लीगल प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, जब भी आप किसी एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें जैसे कि हमें एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले, देन एन नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, देन उन सर्विसेज को हमें इंक्लूड करना पड़ता है जिनको वो ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं, एंड देन अगर सब कुछ स्मूथ चला तो सबको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे थ्रू प्रॉपर कनेक्शन चैनल्स। बट अगर कहीं पे किसी डेटा के रिस्पेक्ट में, किसी ह्यूमन के रिस्पेक्ट में कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने का क्या मीडियम है। जब आप किसी ऑफलाइन स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हो, आपके पास एक ऑथराइज बॉडी होती है जिसके पास आप कंप्लेंट लेके जा सकते हो। बट जब आप किसी ऑनलाइन स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हो, आपके पास एक सेड कंसर्न वन बॉडी नहीं होती है जिसके पास हम काम कर सकते हैं। तो हम लोग जब किसी भी स्ट्रक्चर को ऑनलाइन कर देते हैं तो हम लोग उसको लीगली कैसे मॉनिटर करेंगे, ये हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। ई गवर्नेंस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने से पहले इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीगल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस। कहने का मतलब क्या है, जब भी आपका कोई ई गवर्नेंस नेटवर्क बन जाएगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसके सारे लूप होल, सारे पॉइंट्स जो किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आते हैं, उनको स्टडी करते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और उन रूल्स रेगुलेशंस पे कैसे काम होगा, उस पर लास्ट वर्डिक्ट किसका होगा, ऑथराइजेशन किसकी होगी, एक्सेट्रा सोन, सारे रूल्स, सारे अथॉरिटीज़, सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हम पहले से ही करके रखते हैं लीगली, ताकि अगर कभी किसी भी इश्यूज़ के साथ, किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई लीगल मैटर एसोसिएट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका हमारे पास पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस लीगल प्रिपेयर्डनेस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी, एज द लॉ इज अ फाउंडेशन अपॉन विच पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स इज बेस्ड। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है, हम अलग अलग सर्विसेज जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, और उन सारी लाइफ के साथ, उन सारी सर्विसेज के साथ जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं, उनको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। Now there are 4 core elements, and let us understand. First is law or legal authority to carry out public health goals. Now first, क्या वो यहाँ पे मैं बता दूँ, जहाँ जहाँ आपको हेल्थ लिखा हुआ दिख रहा है, दैट डजंट मीन मेडिकल हेल्थ। हेल्थ मीन्स ऑल द कंसर्न सर्विसेज जो यूज़र तक प्रॉपरली पहुँचे, ताकि वो उनकी एक्चुअल स्टेट को, उनकी सर्विसेज को इंटरप्ट ना करें। ठीक है, तो फर्स्ट कोर एलिमेंट इज सारे लॉज, सारी लीगल अथॉरिटीज़ जो किसी भी एक सिटीज़न के गोल को अचीव करने में हेल्प करती है, उनको प्रिपेयर करना। तो यानी सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे हर इंडिविजुअल जो मेरे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट से कभी ना कभी एसोसिएट होगा, तो उसकी सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस भी तरह के लॉज या लीगल अथॉरिटीज़ डिज़ाइन करनी है, उनको हम लोग पहले से ही डेवलप करके रखेंगे। दिस इज़ अवर फर्स्ट कोर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज competencies of public health professionals to understand and apply relevant laws.
ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे जैसे ही ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑनलाइन वे में अवेलेबल हो, उनके साथ हम कैसे प्रोफेशनली डील करेंगे, और उसके साथ उनको ऑपरेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगी। देखिए हमारे पास जैसे हम पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। हमने बहुत सारे मोबाइल वॉलेट्स, ऑनलाइन वॉलेट्स हम सबको पता है, जैसे कि आपने गूगल पे देखा है, आपने पेटीएम देखा है, नाउ वी हैव फ़ोन पे, देन भीम, राइट। तो अब जब आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मोबाइल यूटिलिटी पेमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इनमें से कुछ मानिए कोई एक प्रोजेक्ट से भीम यूपीआई प्रोजेक्ट जो है, दैट इज गवर्नड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट फॉर मेंटेनिंग द यूटिलिटी पेमेंट सर्विसेज। नाउ इसी की जैसी और सर्विसेज भी हैं जो प्राइवेट बॉडीज़ के साथ एसोसिएटेड है। मैं अपनी सर्विसेज को यूज़र तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे उसमें फीचर्स लेके ऐड कर रही हूँ, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उससे बेहतर फीचर्स प्रोवाइड करा रही हैं। तो सिटीज़न क्या करेगा, वो गवर्नमेंट की सर्विस को छोड़ के किसी प्राइवेट सर्विस पे एसोसिएट हो सकता है, देन उसके रूल्स को फॉलो करना एंड सो ऑन। तो जब भी कभी ऐसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज आती हैं, तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एक सिलेक्टिव रिलेटिव लॉज बनाना, ताकि हम सिटीजन्स को इंडिविजुअली मोटिवेट कर सकें कि वो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पे को यूटिलाइज ज़्यादा करें, जिसके बेनिफिट्स ज़्यादा होने चाहिए, जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू एनी प्राइवेट और अदर अथॉरिटीज़ जो सेम एसोसिएशन के साथ काम कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूज बाय पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स। वो सारे लोग जो प्रोफेशनली किसी सिटीज़न के साथ एसोसिएटेड हैं, अलग अलग सर्विसेज, जैसे मेरे एज एन इंडिविजुअल मेरे साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एसोसिएटेड है, वाटर बोर्ड एसोसिएटेड है, मेरे साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ एसोसिएटेड हैं, मेरे लीगल लॉज एसोसिएटेड हैं, कोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ एसोसिएटेड है। तो मेरा काम क्या, एज अ सिटीज़न मेरा काम क्या है, इन सब से वो सारी सर्विसेज लेना जो मेरे लिए यूज़फुल है। बट गवर्नमेंट का काम क्या है, इन सारी चीज़ों को किसी सिटीज़न तक यूज़फुल वे में प्रोजेक्ट करना है या पहुंचाना। तो इस इंफॉर्मेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में कम्युनिकेट कैसे किया जाए टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इट शुड बी विद इन द लॉज एंड शुड नॉट क्रिएट एनी केओस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसको भी हम लोग लीगली पहले ही एसोसिएट करते हैं। एंड द लास्ट कोर एलिमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ लीगल अथॉरिटीज अक्रॉस ज्यूरिडिक्शंस। तो आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, किसी भी तरह की सर्विस को एसोसिएट करते हैं, तो वो आपको लास्ट में एक स्टार या कोई भी छोटे से टेक्स्ट में आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिखा होगा कि हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स, हर तरह के रेजोल्यूशन इस पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं और वहाँ पर रिजॉल्व किए जाएंगे। यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है, और आप कोई लीगल उस पर क्लेम करना चाहते हैं, तो वो सारे जो क्लेम्स होंगे वो किस अथॉरिटी के अंदर बाउंड होंगे, उसको पहले से डिज़ाइन किया जाता है। यानी हम हर किसी एसोसिएशन के पास नहीं पहुँच सकते हैं। देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसीजर जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डील करेगा। ठीक है। तो दीज आर द 4 बेसिक कोर्स। नाउ नेक्स्ट इज लीगल प्रिपेयरनेस रिक्वायर्स इफेक्टिव अथॉरिटी टू। लीगल प्रिपेयरनेस को बेसिकली एक इफेक्टिव अथॉरिटी प्रोवाइड कराने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस। तो अगर मैं किसी लीगल प्रिपेयर्डनेस को बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम एसोसिएट हो रही है किसी भी मौके पे, तो मेरा काम क्या होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को किस तरह से इनिशियलाइज करें, किस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि वो प्रॉब्लम टाइमली रिजॉल्व हो सके। ठीक है। सेकंड इज कोऑर्डिनेट पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स अक्रॉस ज्यूरिडिक्शन। तो अलग अलग जो भी लोग एसोसिएटेड हैं अलग अलग सर्विसेज से, वो सब आपस में कैसे कम्युनिकेट करें ताकि प्रॉब्लम्स जल्दी रिजॉल्व हो सके और रिस्पॉन्सेज जल्दी मिल सके सिटीजन्स को, राइट। थर्ड इज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अगर प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उनको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है।
एंड लास्ट इज एड रिकवरी पोस्ट क्राइसिस। अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए तो भी हम उसको लास्ट में रिजोल्यूशन के बाद उसके साथ कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर भी लीगली रूल्स या लॉज किस तरह से बनेंगे, दैट विल बी एसोसिएटेड। ओके ओके सो we have certain barriers, we may call it status, we may call it laws, which basically affects government models. तो गवर्नमेंट किस हिसाब से काम करती है बेस्ड ऑन लॉज, इन लॉज पे, इन रूल्स पे, इन रेगुलेशंस पे, किस डिवीज़न के साथ काम करती है, किन बैरियर्स के साथ काम करती है, उन उन सब चीज़ों के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं इन इस पर्टिकुलर कैटेगरी को। and this category defines first is administrative laws. administrative laws के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो लॉज जो किसी एक गवर्निंग बॉडी के पास होना चाहिए। यानी अगर आप किसी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो देयर शुड बी वन गवर्निंग बॉडी जो इन सारी एक्टिविटीज़ को की अथॉरिटी लेती हो। इस अथॉरिटी से हमारे रिलेटेड हमारे पास कुछ रूल्स, कुछ लॉज होने चाहिए। उन रूल्स, उन लॉज पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नाउ द लॉज, द रूल्स which are associated with authentication of individuals which are associated with the project, with the e-governance model, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लॉज या रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन रूल्स, राइट। देन थर्ड वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन सबको हम लोग भी डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स it defines the rights of an individual with respect to the property that we are talking about. The next is liability. The liability stands for किसके लिए वो services available थी, कौन उनको यूज़ कर रहा था, and so on. Then next is your privacy and data protection. अगर किसी भी मोड में आपका डेटा लॉस होता है तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो। Just a minute. Okay, next is our public administration transparency, the rules that we follow for the transparency that we should have for our procedures that we provide to the citizens. Like हम जो भी सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करा रहे हैं वो पब्लिकली कितना ट्रांसपेरेंट है, कितनी जिसको हम लोग स्मार्ट गवर्नेंस कहते थे उस रेफरेंस में कितना एप्लीकेबल है, उसके लिए हम लोग जो रूल्स बनाते हैं दैट वी डील अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. एंड द लास्ट इज रीयूज ऑफ पब्लिक सेक्टर इंफॉर्मेशन. Okay, so let us understand this one by one. First is our administrative laws, the laws that we follow for administrative purpose. ठीक है, these administrative laws basically recognize certain formal guarantee for citizens in area where public bodies have significant powers and therefore shape outcomes from development of e-governance. तो जहाँ पे पब्लिक बॉडीज़ होती है जिनके पास कुछ पावर होती है, यानी उस पर्टिकुलर ई गवर्नेंस मॉडल का जो भी आप सीनियर कहें, हेड कहें, उनके पास जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, उसको किस तरह से शेप किया जाएगा ये इस पर्टिकुलर लॉज के थ्रू डिसाइड किया जाता है. एंड दीज लॉज basically deals with all the problems that a governing body should should solve. वो किन रूल्स के अंदर काम कर सकते हैं दैट विल डिसाइड इन अंडर दिस सेक्शन. ठीक है, जब भी आप किसी इस तरह के मॉडल पे काम कर रहे होते हो जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को रिजॉल्व करवाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि एक प्रॉपर लीगल सिक्योरिटी हो, यानी उस ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर के पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो
अपने गवर्निंग बॉडी को प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर लीगल सिक्योरिटी बॉडी से उसको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी सर्विसेज हम लोग यूटिलाइज करवा रहे हैं गवर्निंग बॉडीज़ को, वो सारी सर्विसेज एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करें, यानी कि उन रूल्स को ज़रूर यूटिलाइज करें जो किसी भी टास्क में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवाने में या कोई इशू सॉल्व कराने में हेल्प कर सकता है। Okay, so next is your authentication and identification. These are the rules जो ऐसे सेक्टर में यूटिलाइज किए जाते हैं जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को आइडेंटिफाई कराना चाहते हो, यानी आप उसकी आइडेंटिटी को एसोसिएट कराना चाहते हो। तो जब भी ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिफिकेशन रूल्स या रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं तो ये इंश्योर किया जाता है कि जब भी हम जिस भी चीज़ के साथ हम लोग काम कर रहे हो, जिस सर्विस के साथ हम काम कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट में ऑथराइज पर्सन ही डेटा एक्सेस कर सके। क्योंकि हमें पता है जब भी हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो हम लोग एन नंबर ऑफ सिटीजन्स के बहुत सीक्रेटिव डेटा, यानी बहुत प्राइवेट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा पे काम कर रहे होते हैं। एंड जब हम उस पूरे डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारी ये ना सिर्फ हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम उन सारे सिटीजन्स का डेटा सिक्योर करें, बल्कि हम ये इसलिए भी इंश्योर करते हैं इस प्लान को ताकि हम बेसिकली सिटीजन्स के साथ साथ उस ऑथराइज पर्सन की भी एक्सेस या आइडेंटिटी को मैनेज कर सकें। ओके, ठीक है। And these authentications involves establishing or confirming whether a person or other entity such as business is authentic or not. तो जब भी हम लोग इस तरह के रूल्स रेगुलेशन को फॉर्म कर रहे होते हैं, ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिफिकेशन सेक्टर पे काम, प्री प्रिपेयर्डनेस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारा काम होता है एक इंडिविजुअल, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, उन सबके आइडेंटिटी को सिक्योर करना और उनके ऑथेंटिकेशन या उन्हें हर इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ किस तरह के सर्विसेज इंक्लूडेड है उन पर प्रॉपर एसोसिएशन रखना, ताकि कभी फ्यूचर में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको उसी तरह से रिजॉल्व किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। द आईपीआर सिमिलर होता है कॉपीराइट लॉज की तरह। कॉपीराइट लॉज हमने पढ़ा है, हम समझ सकते हैं कॉपीराइट लॉज क्या है। जब आप किसी सर्विस को इनिशिएट करते हैं या क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज को आपने यूटिलाइज किया होता है और उन सबको जॉइंटली इस तरह से स्ट्रक्चर किया होता है कि आप कोई एक नई बेसिक सर्विस बना रहे हैं जो न सिर्फ सिटीजन्स को बल्कि हर तरह के यूज़र को एक नई सर्विस प्रोवाइड करा सके। अब आपके आइडिया को कोई और यूटिलाइज ना करे या फिर उसका कोई डुप्लीकेट वर्जन ना बन जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उन सर्विसेज को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू अ कॉपीराइट लॉ। सिमिलर चीज़ होती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी आईपीआर भी सेम चीज़ होती है, which basically protects our creative work which can apply to many electronic services provided by the government। तो हर ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप आईपीआर के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली these rights could also be used to constrain or block the sharing of certain digital contents। तो आपने देखा होगा समटाइम्स आप किसी डेटा को एक्सेस करते हैं बट आप उसको शेयर नहीं कर सकते, यानी यू आर नॉट अलाउड, बेसिकली यू एज अ सिटीजन और वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अलाउड टू शेयर दैट पर्टिकुलर डेटा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका रीज़न बेसिकली क्या है कि हम उस डेटा के साथ एक्सेस कर रहे हैं जो आईपीआर के थ्रू बाउंड है। तो आईपीआर बेसिकली प्रोटेक्ट our data, information and identity as well with unstructured people जो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए या उस डेटा को कॉपी करने के लिए अलाउड नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटीज बेसिकली हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इट डील्स विद रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है? जब आप किसी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ सर्विसेज चाहिए
जो आप गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, एंड गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज या पॉलिसीज बनाई है जो गवर्नमेंट आपको देना चाहती है। तो ये दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे इंटरेक्शन ना। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के थ्रू ये इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो इन दोनों को ही अपने इस प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए कोई बेसिक टास्क करना पड़ता है, और दोनों ही लायबल होते हैं अपनी इस टास्क को टाइमली अचीव करने के लिए। तो अगर मैं कोई सर्विस चाहती हूँ तो मैं आई एम बेसिकली बाउंड टू अचीव दैट सर्विस ऑन टाइम, एंड सेम goes with the government, it is also bound to provide that policy to me on time। तो इस liability को भी हम लोग legally bound करते हैं by creating some specific rules and roles of government as well as of citizen, ताकि इन दोनों ही ये दोनों ही पार्टीज अपना काम टाइमली करने के लिए किसी भी तरह की अनऑथराइज फंक्शनिंग को यूज न करें। तो देर इट इज बेसिकली अ टू वे interaction, electronic relationship between government, business and citizen, and there is a need for considered division of responsibility regarding damages resulting from malfunctioning in the process or from inaccuracies in the information involved। So अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में एज अ सिटीजन मुझे लगता है कि मुझे जो सर्विसेज मिल रही हैं या तो वो करप्ट सर्विसेज मिल रही हैं, कंप्लीट सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, या फिर जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है वो कंप्लीट नहीं है, टाइमली बेसिकली अवेलेबल नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल कैसे करूँगी? थ्रू द लायबिलिटी लॉज। तो लायबिलिटी लॉज क्या करता है? इट बेसिकली सीक्स टू अचीव दिस प्रॉब्लम typically on the basis of government tort laws and contract governments governed by general contract laws। तो अलग अलग तरह के लॉज हम लायबिलिटी लॉज के अंदर देखते हैं जो स्पेशल रूल्स डिज़ाइन करते हैं हमारे गवर्नमेंट के और सिटीजन्स के टू प्रिजर्व द रिलेशनशिप विच इज़ क्रिएटेड बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज योर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। इसके अंदर बहुत सिंपल है, अलग अलग तरह के राइट्स या लॉज या रूल्स हैं जो डेटा शेयरिंग को, डेटा प्रोटेक्शन को, डेटा प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे होगे तो आप एक चीज़ करोगे विच इज़ शेयरिंग द डेटा, विच इज़ प्रोटेक्टिंग द डेटा, विच इज़ क्रिएटिंग द डेटा, एंड ऑल दिस इंक्लूड अ सर्टेन रिस्क, जिसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी मोमेंट में अपना इम्पॉर्टेंट सीक्रेट प्राइवेट डेटा लूज़ कर सकती हूँ। तो इस डेटा को अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस में पहले से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंसी। वी ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट दैट to create an e-governance project we need to have a smart government, and smart includes transparency which is the key factor of e-governance, जिसकी वजह से स्मार्ट में M विच इज़ मॉरल भी इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट जो बताना चाह रही है वही मुझ तक पहुँचे, और मैं जो गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहती हूँ वो वैसा का वैसा गवर्नमेंट तक पहुँचे। दिस इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। नाउ दिस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग मॉरलिटी बिटवीन द प्रोसेस इन द प्रोसेस, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अलग अलग तरह से बाउंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं बाय क्रिएटिंग सर्टेन रूल्स एंड लॉज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंदर आता है। इसके अंदर आप बेसिकली अलग अलग तरह के अपने राइट्स को एक्सेस कर सकते हो विदाउट वायलेटिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हो। तो जो हम लोग RTI फॉलो करते हैं विच इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन public administrative transparencies laws which is most popularly known as freedom of information, ताकि हर individual citizen को ये right है ये कि उसको information timely available हो और proper channel से available हो। This all is maintained initially without any violation through public administration transparency। Now next is your reuse of public sector information। अब आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर पॉइंट है। जब भी आप ई-गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे होगे तो आप किस चीज़ से बच रहे होगे? रिकरेंस ऑफ वर्क।
तो अगर आप ऑफलाइन वर्क कर रहे होते हो तो आप एक ही डेटा को 10 बार अलग अलग जगह पे लिखते हैं, अलग अलग फाइल्स में लिखते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं, और वो डेटा रिकरिंग होता है, बार बार अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी यूज इंफॉर्मेशन सेक्टर, व्हेन वी यूज कंप्यूटराइज सेक्टर, देन व्हाट वी डू, वी बेसिकली ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर जहाँ पे मुझे रिपीटेटिव टास्क ना करना पड़े, मैं उसी डेटा को रीयूज कर सकूँ अलग अलग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के साथ। तो अगर मेरा नाम और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेरे आधार कार्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, देन द सेम इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू फिल एन एग्जामिनेशन फॉर्म, टू फिल एन एंट्रेंस फॉर्म, टू अपीयर in certain counseling, and to create any other government identity cards, ठीक है। तो अलग अलग जगह में इसी सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हूँ। तो व्हाट आई एम यूजिंग, रीयूजिंग द इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह पे एक्सचेंज किया जा सकता है। अब ये एक्सचेंज के दौरान इस डेटा के साथ कोई भी तरह की करप्शन ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी तरह का छेड़छाड़ ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम सर्टेन रूल्स लगाते हैं, रीयूजिंग पे भी बाउंडेशंस लगाते हैं, विच इंक्लूड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा टाइम टू टाइम। ओके, तो दिस वाज इट। तो हमने आज बहुत सारे स्ट्रक्चर्स समझे कि अगर आपको लीगली किसी डेटा को प्रोटेक्ट करना है, सॉरी किसी ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है इन एडवांस। स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होने के बाद हम और चीज़ें करते हैं, बट before implementing an e-governance project, we need to design a preparedness with respect to legal infrastructure and laws that we follow. Okay, thank you. कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछें।